डालते ही छात्रों का रिजल्ट दिखाई देने लगा। कई छात्रों ने रिजल्ट डाउनलोड तक कर लिया था, जिससे कि स्थिति और ज्यादा उलझन भरी हो गई। रिजल्ट की खबर तेजी से वायरल होने के कुछ ही समय के बाद से वेबसाइट में एरर आने लगा और रिजल्ट दिखना बंद हो गया। इससे छात्र छात्राओं और अभिभावकों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। कई लोगों ने शिक्षा विभाग और बोर्ड अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी लेने की भी कोशिश की, जिसके बाद स्पष्ट हुआ कि बोर्ड ने अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट जारी नहीं किया है। आधिकारिक वेबसाइट पर भी किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं मिलने से छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति और गहरी होती जा रही है। और इसके बाद झारखंड विधिवित परिषद ने स्थिति स्पष्ट की है और मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कही है। तो ये परिणाम जैक के स्तर से निर्गत नहीं है और इस पे जो इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो अध्यक्ष महोदय से आदेश प्राप्त करके उस पर शीघ्र की जाएगी कि किन तत्वों के द्वारा इस तरह की शरारत की गई है। जैक का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाएंगे, इसलिए कि जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है वो अपने परीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा अगले सप्ताह तक करें और जब परीक्षा परिणाम जारी होते हैं तो उसकी सूचना समाचार पत्र में भी आती है और सभी स्तर पर उसकी विज्ञप्ति भी जारी की जाती है। और देखिए सर्वर एरर आपको दिख रहा होगा जिसमें कि रिजल्ट जारी तो होता है लेकिन फिर रिजल्ट दिखाना बंद किया जाता है। बिना जारी किए कैसे सामने आया मैट्रिक का रिजल्ट, ये बड़ा सवाल है। छात्रों का डेटा कैसे किया गया अपलोड, तो जीएससी की बड़ी लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जीएससी के अधिकारियों को क्यों नहीं लगी भनक इस बात की, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या साइबर अपराधियों ने हैक की थी वेबसाइट, ये बड़ा सवाल न्यूज 18 की तरफ से उठाया जा रहा है। जीएससी में तकनीकी चूक का जिम्मेवार आखिर कौन है? और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ना नोटिस जारी किया जाता है, ना रिजल्ट की तारीख घोषित की जाती है और रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है, किसकी लापरवाही से हुआ है, क्या जानकारी है? जी बता दें कि इस पूरे मामले में जो जानकारी जैक के द्वारा दी गई है उसके अनुसार जो भी जो रिजल्ट जारी होते हैं वो उसकी वेबसाइट पर होते हैं। हालांकि बता दें कि झारखंड रिजल्ट.com पर ये रिजल्ट जो है वो जारी किया गया, जैक की ऑफिशियल साइट पर ये रिजल्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो तमाम छात्र थे, क्योंकि कई छात्रों के द्वारा जो है वो रिजल्ट अपना देखा गया, तमाम रोल नंबर उसमें उपस्थित थे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है कि छात्र और छात्राओं का डेटा कैसे लीक हुआ। और फिर ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो 4-5 दिनों के बाद जब जैक का रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है तो उससे पहले 4-5 दिन पहले ये रिजल्ट कैसे जारी हो जाता है? क्या इसके पीछे कोई संगठन या फिर कोई कहे कि तमाम जो कर्मियों की मिली भगत, ये तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में जरूर कहा जा रहा है जैक की तरफ से कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जैक के वेबसाइट पर ये रिजल्ट जारी किया गया, तो क्या कोई हैकर्स हो सकता है, ऐसा भी कोई जानकारी? जी जो जैक के अधिकारियों का कहना है कि जैक की ऑफिशियल साइट पर ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उनका यही कहना है कि जैक की ऑफिशियल साइट पर, वेबसाइट पर ये रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। वो सोशल मीडिया जो कि झारखंड रिजल्ट.com है उस पर ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो ऐसे में जैक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके तरफ से ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो छात्रों का डेटा लीक हुआ है वो बड़ा सवाल है और उसको लेकर जो है आने वाले दिनों में कार्रवाई की बात जो है वो कही जा रही है। तो देखना होगा कि इस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि साइबर थाने सहित तमाम लोगों को की सूचना जो है फिलहाल अभी नहीं दी गई है, लेकिन आगे के आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबर अब आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां सेरिंगसिया घाटी में अनियंत्रित होकर के एक कोल्ड ड्रिंक्स लदा मिनी ट्रक पलट गया और उसमें लदा कोल्ड ड्रिंक्स नीचे गिर करके बिखर गया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीण और राहगीरों में कोल्ड ड्रिंक्स लूटने की होड़ मच गई। मौके पर घायल वाहन चालक ने लोगों को
मना भी किया, लेकिन लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को लूटने में लगे रहे। ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहा है, उस घटना के बाद की दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से जो वहां पे स्थानीय लोग हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स लूटने की होड़ मचा दी उन्होंने, और जो ड्राइवर घायल हुआ था उसे वो नहीं देख रहे थे, जिसके बाद चालक को ट्रक छोड़ करके इलाज के लिए खुद ही अस्पताल जाना पड़ा। और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एक ट्रक, कोल्ड ड्रिंक्स लदा ट्रक है जो कि पलटता है और उसके बाद स्थानीय लोगों में कोल्ड ड्रिंक्स लूटने की होड़ मच जाती है। चलिए खबर अब आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के जनता फ्लैट में मामूली विवाद में दो पड़ोसी आपस में ही भिड़ जाते हैं। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी और डंडे निकल गए और एक दूसरे पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में भी किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। चलिए खबर अब धनबाद की करते हैं, जहां लगातार गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहले ये 3 तस्वीर 3 दिन और 3 जगह की है, लेकिन तस्वीर लगभग एक जैसी है। अपराधी खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुस करके। सबसे पहली तस्वीर आपको बुधवार शाम की दिखाते हैं। जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी हैं और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं शुक्रवार सुबह की, जहां हथियारबंद बदमाशों ने श्यामपुर बी कोलियरी में घुस करके उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी और फिर अंदर घुस करके ट्रांसफार्मर का तेल बहा दिया और तोड़फोड़ भी वहां पर की गई। सूचना मिलने पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जम करके फायरिंग और बमबाजी की। वहीं तीसरी तस्वीर शुक्रवार के शाम की है, जहां बदमाशों ने सोनारडी ओपी के पास रहने वाले मेयर समर्थक शुभम के घर में घुसे और उस पर फायरिंग कर दी और घटना के बाद मौके से वो फरार भी हो जाते हैं। घटना में घायल शुभम को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। धनबाद में लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, कभी कारोबारी पर, कभी सब स्टेशन में, तो कभी मेयर समर्थक के घर में घुसकर। बुधवार को जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम कोयला कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें कोयला कारोबारी को 3 गोलियां लगी और कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार की सुबह की है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने श्यामपुर बी कोलियरी में घुसकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले सब स्टेशन की दीवार काटी और फिर अंदर घुसकर ट्रांसफार्मर का तेल बहाया और तोड़फोड़ भी की। सुरक्षा कर्मियों पर भी बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और बमबाजी की। वहीं शुक्रवार शाम को जहां बदमाशों ने सोनारडी ओपी के पास रहने वाले मेयर समर्थक शुभम के घर घुसे और उस पर फायरिंग कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना में घायल शुभम को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। अब देखिए, ऐसे में न्यूज़ 18 की तरफ से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या धनबाद में अपराधी बेखौफ है? गोलीबारी के आरोपी पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी? और बार बार गोलीबारी के बाद भी अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 की तरफ से पूछे जा रहे हैं। देखिए, धनबाद में मेयर समर्थक की गोली मारकर के हत्या मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक ने झारखंड को अपराध का चारागाह बता दिया है, तो वहीं जेएमएम ने बचाव करते हुए जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही।
देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अपराधियों में खौफ अब लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो चुका है। धनबाद में मेयर समर्थक की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। पहले उनके घर में घुसा जाता है, गोलीबारी की जाती है, अस्पताल जाने के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में बीजेपी जहां लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पर हमलावर है, तो जेएमएम का ये कहना है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। गोली मार देता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होती है। और सरकार के कामों पर जो नहीं लगती है, सरकार जरा सा भी लज्जा महसूस नहीं होती। तो मैं ही कहूँगा कि घटना हो चुकी और इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस पर कितना जांच करेगी, लिफापोती करेगी, ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन हम लोग तो डिमांड करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी लोग उसमें शामिल होंगे, पुलिस भी उन्हें घर में घुसकर गिरफ्तार करेगी, त्वरित कार्रवाई होगी। पहले वाली सरकार नहीं है। 2019 से पहले अदालतों में गोलीबारी होती थी। कांड हो सकता है हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अपराध हो जाए, जीरो अपराध की बात मैं नहीं करता, लेकिन कार्रवाई में अगर कोई कोताही झारखंड पुलिस बरत रही हो तब आप बताएं। खबर अब जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में एक पूर्व सैनिक के साथ पुलिस अधिकारियों ने बदसलूकी की और बेरहमी से उसे पीटा। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने एक जवान को बेरहमी के साथ पीटा है। देश की सीमाओं पर जान देने वाले जवान के साथ बर्बरता की घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैकड़ों पूर्व सैनिक कदमा थाना पहुंचे और कड़ा विरोध जताया। दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है, तो वहीं पीड़ित जवान को न्याय की गुहार लगाई। ताला करके बोला है, मेरे को अभद्र व्यवहार, गाली गलौज किया है। उसके बाद फिर वो मैंने बोला कि तमीज़ से बात कीजिए सर। तो फिर मुझे वो बोलते हैं कि तुम मुझे तमीज़ सिखाओगे, पकड़ो इसको मारो। और फिर वो मारने लगे मुझे लातों से, घूसों से। मैंने उनका कुछ भी विरोध नहीं किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इसकी कड़ी निंदा करता है और इस तरह की अगर पूर्व सैनिक पर बार बार या पुलिस के द्वारा अगर अत्याचार और क्या बोलते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद थाना से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी। सैनिक सेवा परिषद का ही सदस्य हूँ, मैं भी पूर्व नौसैनिक हूँ। मेरे साथ विगत कुछ दिनों के अंतराल में 3-4 बार ये घटनाएं घट चुकी है। इलीगल तरीके से बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। चलिए खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं, जहां के सदर अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है। क्वार्टर खाली करने को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नए बने क्वार्टर दिए गए थे, उन्हें आवंटित किया गया था। लेकिन क्वार्टर में कोविड काल में डीएमएफटी से नियुक्त नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी रूप से रहने का निर्देश देने के बाद विवाद शुरू हो गया। जब नियमित कर्मचारी ने आवंटन के बाद आवास खाली करने का प्रयास किया तो नर्सिंग स्टाफ मना कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। गुड़िया झा को लेके आई और पूरा सामान सारा फेंक दी। उसके बाद जब हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए आप गलत कर रहे हैं सर, अथॉरिटी के हिसाब से खाली होगा तो सबका खाली होगा। और वो जबरदस्ती मेरा दीवार में हमको सटा दी है 3-4 औरत मिलके, अब फोन छीन ली मेरा। और उसके बाद नोच के देखिए दिख ही तो रहा होगा। उसके बाद सारा सामान फेंक दिया और बोल रही है कि जाओ जो करना है कर लो। क्वार्टर अलॉट है सर, हम लोग का रेंट कटता है, इस स्थिति में रह रहे हैं। और हम लोग का रूम में जहाँ हम लोग क्वार्टर अलॉट हुआ था, बालकनी में सारा सामान रखे थे। उन लोग हम लोग का सामान उठा के फेंक दिए। उन लोग का हक था हम लोग को सामान उठा के फेंकने का। कैसे बोल रहे हैं, हम लोग रह रहे, ठीक है, तो 37 स्टाफ का नाम दिया गया तो 37 को निकाल दे, हम लोग भी निकल जाएंगे। इस तरह जो ड्यूटी गए, ड्यूटी से आने के बाद फोन किया गया कि सामान फेंक दिया जा रहा। क्यों फेंक दिया जा रहा भाई? आप हमको बोलिए कि सामान जल्दी खाली करो, तो हम कुछ ये करते हैं। इस तरह थोड़ा, तो ऊपर से नीचे सामान फेंक दिया गया है।
देखिए, पुष्पा हत्याकांड में लगातार बोकारो एसपी को हटाने की मांग हो रही है और इसके बाद एसपी हरविंदर सिंह को हटाकर नाथू सिंह मीणा ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही एसपी नाथू सिंह मीणा ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने आदेश ये दिया है कि किसी भी व्यक्ति के थाना आने पर उसकी शिकायत सुनना हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई मामला दर्ज नहीं करता है और दर्ज करने योग्य ना भी हो तो भी उसकी जांच की जानी चाहिए। जगह शिकायत आता है उसको एकदम प्राथमिकता से और तुरंत सुनना है। मैं अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर करने लायक नहीं होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करनी है। मतलब किसी भी मैटर को अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, एकदम उसमें स्पष्ट निर्देश रहेगा और उसमें एकदम सख्त मॉनिटरिंग भी होगा। कोई भी मामला अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। सभी जो पब्लिक जाएगी, आप मेरा सभी आंदोलन से अनुरोध भी है, आप लोगों से अपील भी है कि आप लोग बेझिझक थाना में आए। कोई भी आप लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना या किसी भी तरह की घटना होती है, बेझिझक आप लोग जाए। सबके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है आपको उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बोकारो में 27 अगस्त 2025 से लापता लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। परिजन परेशान हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिवार ने संतोष के बारे में जानकारी देने पर 2 लाख के इनाम की भी घोषणा की है, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। संतोष के लापता होने के बाद से परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। परिवार का आरोप यह भी है कि पुलिस वाले अब इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। डीएसपी सभी से मिले थे, सभी आश्वासन देते हैं कि हम लोग तो कर रहे हैं कोशिश, मगर रिजल्ट तो कुछ नहीं आता है सर। जब तक वो मिलेंगे नहीं, 8 महीना हो गया सर। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है सर। उन्हीं के वेतन से हम लोग का पूरा परिवार चलता था। जवाब मिला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं न, ये हम रखे हुए हैं कि निकाल के दे दें आपको। तो हमारा रिटायरमेंट आता है 3000 रुपया, उसी से हम लोग कोई तरह से काम चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट कहे तो कार्रवाई हो गई, और अगर उसमें हाई कोर्ट नहीं कह रही है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जब कहा गया तो वो और उल्टे सारी चीजों के करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। देखिए, होल्डिंग टैक्स में भारी बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जमशेदपुर के मानगुन नगर निगम के खिलाफ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के साथ बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। चुनाव के समय मेयर ने मालगोम की जनता से ये वादा किया था कि होल्डिंग टैक्स कम होगा और घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। वादा पूरा न होने की वजह से भी क्षेत्र की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज मेयर बनी है, उन्होंने कहा था कि मेयर बनने के बाद भी होल्डिंग टैक्स को हम नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आज क्या हुआ, मेयर बनते ही महीना भर हुआ और आज होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हो गई, बिजली दरों में वृद्धि हो गई और सुविधा के नाम पे जीरो। आप जाके मानगो में आप देखेंगे कि कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। लोग पानी के बिना तरस रहे हैं, लोगों की सड़कें ऐसी पड़ी हुई हैं, गंदी नालियां इतनी बजबजा गई हैं, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनसे सरकार से मांग है कि शांतिपूर्वक जो टैक्स ये बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। को ना पानी उनको मिल पा रहा है, बिना पानी दिए हुए पानी का टैक्स उनका लिया जा रहा है, तो कहां से वो लोग देंगे। देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिर गया। 21 घंटे की लंबी बहस के बाद भी सत्ता पक्ष विपक्ष को समझा नहीं पाई। अब शुक्रवार की शाम जब बिल पर वोटिंग हुई तो ये बिल 2/3 बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सका और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया। इसके बाद झारखंड में भी अब इस पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी ने इसे हमारे देश के लिए दुर्भाग्य बताया। तो उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया उनका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। तो वहीं जेएमएम ने इस बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। साथ ही बिल की आड़ में राजनीति रोटी सेकने का आरोप लगाया। गठबंधन वालों ने बहुत बड़ा पाप किया है जो महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। अरे इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है? डिलिमिटेशन का काम बहुत दिन से रुका हुआ था, तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो इन्हें प्रॉब्लम हो रहा था।
हर चीज़ में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा दिखता है। ये अच्छी तरह जानते थे कि वो सदन के पटल पर हार जाएंगे, लेकिन इसके पीछे एक चाल भी उनकी कि वो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे पूरे देश की जनता को, खास करके नारियों को, आधी आबादी को, कि विपक्षियों के सहयोग नहीं मिलने के कारण ये बिल गिर गया। अब देखिए, लोकसभा से नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के गिरने पर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने यह कहा है कि चुनाव के बीच बिल ला करके केवल राजनीति की गई। बिल पास हो चुका था और अब इसे लागू कर देना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और 33% की जगह महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की। चुनाव भी चल रहे हैं, अगर इसमें डिस्कशन करना ही था तो आप या तो चुनाव से पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते। मंशा किसकी क्या है? आप एक ओढ़ करके कवरेज दिखा रहे हैं कि महिला अधिनियम बिल आप तो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। 543 सीट्स में कर दीजिए ना, अगर आपको करना है। मैंने तो पहले भी बोला था कि कल कि 50% करिए, जब आधी आबादी है आप 50% कर लीजिए। अगर आपकी मंशा है ही नहीं 33% में देने की, आप 50% की बात करिएगा नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, मंशा किसकी क्या है? हमारे सिर्फ झारखंड नहीं, हमारे देश के हर एक राज्यों को पता है कि अंदर में मंशा क्या रखी गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भूधसान और जहरीले गैसों के रिसाव से न केवल केंदुआ डी के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि जिला आपूर्ति पाइप भी इसकी जद में आ गया है और इससे लगभग 500 घरों का जला आपूर्ति प्रभावित हो गया है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा और निगम आयुक्त आशीष गंगवार ने केंदुआडी कोलियरी क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्या को जाना। पीडब्ल्यूडी वाले जो है बना करके क्या प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जो भी हो, हमने डीसी से आज फिर बात किया है और डीसी ने कहा है कि हम बात मीटिंग, हम बोले कि यहाँ के लोगों को बुला करके बीसीसीएल रहे, यहाँ के जो रैयत हैं, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उन लोग को बुलाइए, उनके प्रतिनिधि को बुलाइए और बात करके इसका रास्ता निकालिए। पाइपलाइन भी सप्लाई है जिससे यहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने उसका यहाँ पर निरीक्षण किया और देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अभी प्रयास करेंगे कैसे अल्टरनेट इसका हम लोग तैयार कर सकते हैं कि लोगों को जो पानी सप्लाई हो रही है वो लगातार मिलती रहे। चलिए खबर अब धनबाद से आपको बताते हैं, जहां केंदुआडी कोलियरी इलाके में जारी भूधसान और जहरीले गैस के रिसाव से लोगों की जिंदगी अब खतरे में है। इस बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की न्याय रथ टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और हालात का जायजा लिया। टीम ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें कानूनी सहायता के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सुरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे करके लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि डालसा की ओर से आश्वस्त ये किया गया कि प्रभावितों को हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी और उनके पुनर्वास की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। जो वहाँ के रहने वाले जो जितना परिवार है हम सबसे मिले हैं, उन लोग का स्थिति का हम लोग पूरा संज्ञान में लिए हैं और जो है जो उनका रिहेबिलिटेशन के लिए मेन जो हम लोग को वर्क करना है उस पर हम लोग उन लोगों से बातचीत किए। उन लोगों का जितना पीड़ा था हम लोग उनसे पूछे कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो मेन वो लोग बालाडी तरफ हम लोग जो जहाँ उन लोग को मिलने का बात पर प्रस्तावित है वहाँ वो लोग, हाँ बिलगड़िया में वो लोग जो प्रस्तावित हो वहाँ वो लोग जाने को उतना इच्छुक नहीं है क्योंकि उनको रोजगार का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। वही सब अपना उनका जितना पीड़ा है हम लोग सुने हैं। तो अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम लोग थोड़ा सा जो उनके लाभ का थोड़ा सा हो तो हम लोग उस पर काम करेंगे। खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां के बसिया प्रखंड के बुंगालोया टंगरा समेत आसपास के क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया और इस दौरान बोंगालोया में गैर मजरूआ आम भूमि पर लगभग 30,000 घनफीट बालू का भंडारण पाया गया। टास्क फोर्स ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालू को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक अवैध उत्खनन और भंडारण कार्य में लगभग 10 लोग संलिप्त हैं। आपको ये भी बता दें कि ये छापेमारी अभियान एसडीओ बसिया के नेतृत्व में चलाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।